फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रमुख राजपूत वंश। प्रमुख राजपूत राजवंशों में से कुछ निम्नलिखित है, जिनमें अग्निकुंड से उत्पन्न 4 प्रमुख राजपूत जातियां हैं, जो यह रही। फ्रेंड्स, राजपूत वंशों का भारतीय इतिहास में प्रमुख स्थान रहा है और इन राजपूत वंशों के इन शासकों ने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लिया है। तो आज के इस चैप्टर में राजपूत वंशों से संबंधित विषयों को ही पढ़ेंगे और इनसे संबंधित एमसीक्यूज भी देखेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में इसकी पहली वीडियो बन चुकी है, जिसमें भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण से संबंधित यह वीडियो है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले राजपूत वंश में गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में पढ़ेंगे। तो प्रतिहार वंश की सीमा क्षेत्र की बात करें तो गुजरात और दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र तक यह शासन कर रहे थे। प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। इनकी राजधानी देखें तो इनकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी और बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद इनकी राजधानी कन्नौज बनाई गई। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है, इसे अभी आगे पढ़ेंगे। प्रतिहार वंश में जितने भी प्रमुख शासक रहे हैं उन्हीं के विषय में यहाँ पर लिखा गया है, जिनसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रतिहार वंश के प्रथम शासक थे नागभट्ट प्रथम, इसके बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय और इनके प्रमुख शासक देखे जाएं तो वह थे मिहिर भोज। यह इस वंश के प्रतापी शासक थे, विष्णु भक्त भी थे और इन्होंने आदिवरा और प्रभास की उपाधि भी धारण की थी। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। तो यह थे इस प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक। अब आगे देखते हैं ग्वालियर के अभिलेख, जो कि मिहिर भोज से संबंधित हैं। तो इतिहास के अनुसार मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उनके ग्वालियर प्रशस्ति पत्र अभिलेख में की गई है और इस लेख की रचना की थी इनके दरबारी कवि बालादित्य ने। अब पढ़ते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंशों के बीच युद्ध लड़ा गया, संघर्ष किया गया। वह थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इन तीनों ही वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। पाल बंगाल के पाल थे, प्रतिहार गुजरात के थे और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के थे। यह तीनों ही कन्नौज के सिंहासन के लिए आपस में लड़ रहे थे। इस संघर्ष में विजयी होते हैं गुर्जर के प्रतिहार। इसमें नागभट्ट द्वितीय ने जीत हासिल की थी और इस तरह से इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थापित की थी। इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष को कन्नौज त्रिकोण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं राठौर वंश या गढ़वाल वंश। तो इस वंश की सीमा विस्तार की बात करें तो यह कन्नौज जिले से वाराणसी तक था। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है और इनकी राजधानी वाराणसी थी। इनके भी प्रमुख शासकों के विषय में ही पढ़ेंगे। तो जिसमें आते हैं गोविंद चंद्र। यह इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा थे और इनके दरबार में मंत्री लक्ष्मीधर थे, जो शास्त्रों के प्रकांड पंडित कहे जाते थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे कृत कल्पतरु के नाम से जाना जाता है। कुमार देवी यह गोविंद चंद्र की पत्नी थी और इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार की स्थापना की थी। जयचंद इस वंश के अंतिम शासक थे और जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से ही पृथ्वीराज तृतीय ने विवाह किया था। या यूं कहें कि पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री का अपहरण किया था। कहा जाता है कि जयचंद्र ने अपनी पुत्री के विवाह का स्वयंवर रचा था और उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनकी पुत्री का अपहरण कर लिया था। जयचंद्र और पृथ्वीराज तृतीय समकालीन ही थे। जयचंद्र के दरबार में श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने चरित्र ग्रंथ लिखा था, जिसमें चंद्रवर का युद्ध प्रमुख है, जिसे जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र पराजित हुआ था। 1194 में यह युद्ध लड़ा गया था और मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। अब पढ़ते हैं परमार वंश को। तो परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राजा थे और इनकी राजधानी, जिसे कहें प्राचीन राजधानी, उज्जैन थी, जिसे धारा नगरी फिर लाया गया। तो इसमें इनके प्रमुख शासक थे राजा भोज। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के विषय में हम लोग पढ़ेंगे।
यह इस वंश के शक्तिशाली शासक थे और इन्होंने चिकित्सा, गणित, व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। युक्ति कल्पतरु में यह एक ग्रंथ था। इसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों का किस तरह से उपयोग किया जाता है इसका उल्लेख किया गया था युक्ति कल्पतरु में। इन्हें राजा भोज को कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया है और इनकी मृत्यु को भी एक नाम दिया गया है, निरालंबा सरस्वती। आपको याद रखना है कि राजा भोज की मृत्यु को निरालंबा सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज ने भोजपुरी नगर की स्थापना की थी और इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर के स्थान की भी स्थापना की थी। अब पढ़ेंगे चालुक्य वंश या जिसे सोलंकी वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे जो प्रमुख शासक थे वह थे जय सिंह सिद्धराज। यह सोलंकी वंश के प्रतापी शासक थे और इनके दरबार में प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। इन्होंने राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। आपको पता है कि माउंट आबू पर्वत पर तिलवाड़ा का मंदिर भी है, तो उसी पर्वत पर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजरोही मूर्तियों की भी स्थापना की थी। चितपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण भी जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। भीम प्रथम, यह भी चालुक्य वंश से संबंधित था। यह चालुक्य वंश का ही शासक था। इसके शासन काल में 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और उस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करके लूट कर ले जाता है। भीम प्रथम के ही समय बिमल शाह इनके मंत्री थे और उन्होंने ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो वह बिमल शाह थे। मुंडेरा गुजरात के सूर्य मंदिर का निर्माण भी सोलंकी शासकों के समय ही हुआ था। अब देखते हैं भीम द्वितीय को। भीम द्वितीय ये भी सोलंकी वंश के अंतिम शासक थे और 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, परंतु उसे भीम द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। तो यह था इतिहास चालुक्य वंश का। अब आते हैं चौहान या चहमान वंश, इसे कहा जाता है। इनके संस्थापक वासुदेव थे और इनकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वह थी अहिच्छत्र और बाद में अजय राज ने इसे अजमेर नगर की तरफ अपनी राजधानी की स्थापना की और अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। विग्रहराज द्वितीय, जिसे विसल देव के नाम से भी जाना जाता है, और पृथ्वीराज चौहान, यह इस वंश के प्रमुख शासक थे। तो देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ को, जिन्हें विसल देव के नाम से भी जाना जाता है। यह इस वंश के प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे। सोमदेव यह विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा है कि जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, परंतु शुरू में विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ एक विद्यालय का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, मंदिर को नष्ट करता है और वहाँ पर यह इस मस्जिद का निर्माण करता है। विसलदेव ने ही हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की भी रचना की थी। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की। इनकी कहानी भारत देश में हर बच्चा जानता है कि पृथ्वीराज चौहान इस वंश के प्रतापी, शक्तिशाली एवं अंतिम शासक थे। चंबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। पृथ्वीराज तृतीय कहें या पृथ्वीराज चौहान कहें, इन्हें रणथंभौर के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने रणथंभौर के मंदिर के शिखर का भी निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में जयानायक और चंबरदाई रहते थे और इन दोनों ने ही क्रमशः पृथ्वीराज विजय इसकी रचना जयानक ने की और पृथ्वीराज रासों की रचना चंबरदाई ने की। इसके बाद आते हैं तराइन का युद्ध, 1191 का प्रथम युद्ध और 1192 का द्वितीय युद्ध। फ्रेंड्स, इसी वंश से संबंधित एक है तोमर वंश के शासक आनंदपाल ने
दिल्ली की स्थापना की। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि किस वंश ने की, तो तोमर वंश ने की। और कौन था, तो वह थे आनंद पाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। तोमर वंश और पृथ्वीराज यह दोनों ही आपस में मिले हुए, इनका आपस में रिश्ता था। अब देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि सन 1191 में हुआ था। इसका द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। फ्रेंड्स, तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को भारतीय रियासतों के प्रति आधारभूत सफलता को निश्चित कर लिया गया था। इस युद्ध को डॉक्टर बी स्मिथ के शब्दों में कहें तो 1192 की तराइन की दूसरे युद्ध को ऐसा निर्णायक संघर्ष समझा जाना चाहिए जिसने हिंदुस्तान पर मुसलमानों के आधारभूत सफलता को निश्चित कर दिया था। और फिर बाद में होने वाली प्रचुर आक्रमण दिल्ली के उत्तर में ऐतिहासिक मैदान में हिंदू संघ की भीषण पराजय की परिणाम मात्र थे। तो यह असर हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध का। अब पढ़ते हैं चंदेल वंश, जिसे जेजाक भुक्ति के चंदेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्हुक, और इनकी प्रारंभिक राजधानी कलिंजर थी, और राजा थंग ने इसे बाद में अपनी राजधानी खजुराहो करवाई थी। इस वंश के प्रमुख शासक को देखें तो यशोवर्मन ये चंदेल वंश के प्रथम स्वतंत्र राजा थे। और राजा थंग, जिन्होंने जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कांदरिया के महादेव मंदिर का निर्माण भी राजा थंग द्वारा ही 999 ईस्वी में किया गया था। आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया, तो राजा थंग ने किया। कब किया, तो 999 ईस्वी में किया। किस वंश का है, तो चंदेल वंश का है। विद्याधर राजा थंग के विषय में यह भी कहा जाता है कि गंगा जमुना के संगम पर इन्होंने जल समाधि ले ली थी। अब आते हैं विद्याधर। यह एक ऐसे शासक थे इस वंश के जिन्होंने महमूद गजनबी के आक्रमण को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, और यह उसे हराने में विजयी हुए थे। आलाउदल नामक दो सेनापति हैं, जिसके विषय में शायद यूपी में सबसे ज्यादा ही जानते होंगे कि आलाउदल कौन थे। तो ये ऐसे दो सेनापति जो थे जो परामर्श देव के दरबार में रहते थे, और इन्होंने पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। परमार्थ देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं इस चैप्टर के प्रमुख एमसीक्यू जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। अबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर फ्रेंड्स जिसे बनवाया था भीम प्रथम के मंत्री विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। यह मंदिर श्वेतांबर जैन मंदिरों का समूह है तथा सफेद संगमरमर और जटिल नक्काशी के लिए कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। यह एक भव्य मंदिर है जिसे शक्तिशाली गंगा राजवंश द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि इस सूर्य मंदिर को इस तरह से बनवाया गया था कि सूरज की पहली किरण सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। वह राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वह कौन से थे। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कोट में देना है ABD की तरह से। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बी, सी और डी। यह तीनों ही इस त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। पाल जो थे यह बंगाल के थे, प्रतिहार गुजरात के थे जिसे गुर्जर प्रतिहार कहता है, राष्ट्रकूट यह दक्षिण भारत के थे। तो इस तरह यह तीनों ही राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में आपस में उलझे।
खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। आपको यहाँ पर बता दूं कि खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया है। खजुराहो का मंदिर हिंदू और जैन धर्म दोनों से जुड़ा हुआ है और खजुराहो के मंदिर में फ्रेंड्स संगीतकार, किसान, कुम्हार तथा महिलाओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि खजुराहो के मंदिर में किस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था चंदेल शासकों ने या चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स यह लिखी थी, आपका ऑप्शन सही है, विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। मिताक्षरा यह हिंदू कानून का एक महत्वपूर्ण आधिकारिक ग्रंथ है। मिताक्षरा जो कि कानून की एक पुस्तक है, इसके मुताबिक हर व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल जाना चाहिए। मिताक्षरा कानून विधवा को अपने पति की संपत्ति में विरासत में पाने का अधिकार देता है। इस तरह से कई कानून के विषय में इस पुस्तक में लिखा गया है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। फ्रेंड्स उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर फ्रेंड्स इस मंदिर के विषय में बताया जाता है कि इस मंदिर की गुम्मद की परछाई नहीं पड़ती है और इस मंदिर के गुम्मद के पास कोई पंछी भी नहीं उड़ सकता है और इस मंदिर की शिखा पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता रहता है। अजयपाल संस्थापक थे, तो फ्रेंड्स अजयपाल संस्थापक थे, आपका ऑप्शन बी सही है। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर की स्थापना किसने की थी? तो अजयपाल ने ही अजमेर की स्थापना की थी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह तीनों ही नाम गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, यह तीनों ही इसी वंश से संबंधित है, पर इसके संस्थापक है आपका ऑप्शन ए सही है। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। फिर इसके बाद आते हैं धर्मपाल जो कि गोपाल के पुत्र थे और फिर इसके बाद आते हैं देवपाल। यह तीनों ही पाल वंश से जुड़े हुए हैं। अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत कौन से थे? तो फ्रेंड्स आपके सामने यह 4 नाम दिए गए हैं। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने की थी, जो कि पृथ्वीराज रासो के चंदबरदाई के अनुसार अनंगपाल ने 736 ईस्वी में फ्रेंड्स तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी 736 ईस्वी में।